आइए आपको ले चलते हैं सत्तू निवास में। सुनकर जरा अजीब सा लगता है ना, सत्तू निवास। पर जिनका घर ही सत्तू के बिजनेस से चलता हो वो अपने घर का नाम सत्तू निवास नहीं रखेंगे तो और क्या रखेंगे। तो आइए शुरू से शुरू करते हैं। आज से 30 साल पहले सत्तू निवास में आई दो बहुएं, कोकिला और रंजू, जो आते ही दरवाजे पर झगड़ा करने लगी। हट जा रंजू दरवाजे से, इस घर की बड़ी बहू मैं हूँ, तो पहले कलश को पैर मैं मारूंगी। पर जिस हिसाब से तेरा शरीर है ना, तेरे लिए यहाँ कलश नहीं एक बड़े से घड़े की जरूरत है, क्योंकि मटके जैसा तो तेरा खुद का पेट है। मुझसे बहस मत कर रंजू, वरना ये लोटा तेरे सर पर फोड़ दूंगी। बताइए माँ जी, इस अनपढ़ गवार को ये भी नहीं पता कि ये तो पीतल का बना हुआ है और पीतल का बना हुआ लोटा फूट नहीं सकता। ये सुनते ही गुस्से से कोकिला अनाज से भरे उस लोटे को उठाती है और रंजू की तरफ फेंकती है। पर लोटा रंजू को नहीं लगता, वो तो हवा में उड़ता हुआ सीधा घर की मालकिन यानी कि रंजू और कोकिला की सास के सर पर बच जाता है। अरे मारी रे, मर गई रे। और इसी तरह हर समय कोकिला और रंजू लड़ती रहती और उनकी लड़ाई में पिसती उनकी सास यानी कि देवकी जी। पर कुछ ही दिनों बाद कोकिला और रंजू को पता चलता है कि वो माँ बनने वाली है, और जैसे ही दोनों अपने अपने बेटों को जन्म देती है, दोनों के बीच की ये लड़ाई खत्म हो जाती है और दोनों खुशी खुशी बहनों की तरह रहने लगती है। आज गौतम पूरे 28 साल का हो गया है, सोच रही हूँ उसके लिए बहू लेकर आऊँ अब। लीजिए भाभी, आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं भी यही सोच रही थी कि प्रेम के लिए लड़की ले आऊं। आखिर वो पूरे 28 साल का हो गया है आज। मैंने तो लड़की देख भी रखी है, मैं तो 2 महीने बाद ही अपनी बहू को घर ले आऊंगी। सही में देखिए तो क्या इत्तेफाक है, मैंने भी लड़की देख रखी है। मैं तो अगले ही हफ्ते बहू लाने की सोच रही हूँ। ज्यादा तेज मत बन रंजू, मैं जानती नहीं हूँ क्या, तू वही करना चाहती है जो मैं करना चाहती हूँ। मुझे लगा था तू सुधर गई है, पर तू कभी नहीं सुधरने वाली। मुझे अभी भी याद है कैसे गृह प्रवेश के वक्त तूने अपनी औकात दिखा दी थी। अरे काले कौवे के मुंह की, तुझे भाभी भाभी बोलकर सर पर बिठाया तो तू मेरे सर पर नाचने लगी है। आज तक इस घर में मैं देवरानी बनकर रही हूँ ना, अब देख लेना, तेरी बहू के इस घर में आने के 5 मिनट पहले ही मैं अपनी बहू को इस घर में ले आऊंगी और उसे जेठानी का दर्जा दिलवाऊंगी, और देवरानी बनेगी तेरी बहू। और इतने दिनों तक जो मैं सहती आई हूँ ना, वो अब तेरी बहू सहेगी। वो कहते हैं ना, अगर शेर शिकार करना छोड़ दे तो ये नहीं समझना चाहिए कि वो शिकार करना भूल गया। कोकिला और रंजू जिस जलन को अपने मन में दबाए बैठी थी, आज अपने बेटे की शादी की बात निकलते ही वो फिर से जाग उठती है और फौरन ही रंजू और कोकिला अपने बेटों के लिए लड़की की तलाश शुरू कर देती हैं। कोकिला अपने खानदानी पंडित जी को फोन लगाती है। जी हाँ पंडित जी, कल ही आप अच्छी अच्छी लड़कियों की तस्वीरें लेकर मेरे घर पधारिए। मैं जल्द से जल्द अपने गौतम की शादी करवाना चाहती हूँ। जी नमस्ते पंडित जी। कोकिला को पंडित जी से फोन पर बात करता देख रंजू भी पंडित जी को फोन लगा देती है। बस आप ही का सहारा है पंडित जी। आज शाम को ही अच्छे अच्छे घरों की संस्कारी लड़कियों की कुंडली लेकर मेरे घर पधारिए। अब आपके ही भरोसे प्रेम की शादी होगी। चरण स्पर्श पंडित जी। तू कभी नहीं सुधर सकती। पंडित जी शाम तक तेरे पास आएंगे ना, मैं अभी के अभी उनके पास चली जाती हूँ। अच्छी लड़की तो पहले मैं चुनूंगी अपने गौतम के लिए, फिर उनके पास जो बचे कुछ रिश्ते बचेंगे उनमें से तू भी एक लड़की प्रेम के लिए चुन लेना। और इसके पहले कि कोकिला पंडित जी के पास जाने के लिए घर से निकले, रंजू फौरन गाड़ी में बैठकर पंडित जी के पास पहुंच जाती है और उसके 5 मिनट बाद कोकिला वहां पहुंच जाती है। तुम दोनों की शादी भी सत्तू निवास में मैंने ही कराई थी, तो मुझ पर भरोसा रखो। मैंने प्रेम और गौतम के लिए अच्छी लड़की देख ली है। अब तुम दोनों अपने अपने बेटे का रिश्ता लेकर कन्याओं के घर चली जाओ और रिश्ता पक्का कर लो। पंडित जी के कहने की देर थी कि रंजू निशा के घर प्रेम का रिश्ता लेकर पहुंच जाती है और आने वाले पहले ही मुहूर्त को अपने बेटे की शादी तय कर देती है। कोकिला भी पीछे कहाँ हटने वाली थी, वो भी उसी तारीख और उसी मुहूर्त पर गौतम की शादी गोपी से करने का तय कर लेती है और एक साथ सत्तू निवास के बाहर सज जाते हैं 2 मंडप और एक ही साथ प्रेम और गौतम की शादी की रस्में अलग अलग शुरू हो जाती है। निशा का लहंगा तो कियारा आडवाणी के लहंगे से मिलता है, मुंबई से मंगवा कर दिया क्या रंजू? अरे ये मेरी बहू है, इसके लिए तो मैं विदेश से हीरो का लहंगा मंगवा दूं, तो ये मुंबई के लहंगे की क्या बात है। ये सुनते ही कोकिला के भौं ऊपर चढ़ जाते हैं। ए गोपी, ये लहंगा कहाँ से लिया तूने?
ये लहंगा तो मेरी नानी का है मम्मी जी। सत्यानाश, अब सभी के सामने मेरा पोपट हो जाएगा। तो चल यहाँ से। 2 मिनट पंडित जी, एक बार रस्म जरा रोकनी पड़ेगी आपको, मुझे अपनी बहू का लहंगा बदलवाना है। और सिर्फ रंजू की बहू को नीचा दिखाने के लिए चलती हुई रस्मों को रोककर कोकिला गोपी को लेकर अपने कमरे में चली जाती है और चांदी के तार की एम्ब्रॉयडरी वाला लहंगा उसे पहनने के लिए देती है। जैसे ही गोपी इस लहंगे को पहनकर अंदर आती है, सभी उसी को देखते जाते हैं। क्या हुआ रंजू, चांदी आ गई ना आंखें? कहाँ तेरी बहू, कहाँ मेरी? लग रही है ना सत्तू निवास की जिठानी। वो तो गृह प्रवेश के वक्त पता चलेगा, क्योंकि मेरे बेटे बहू की तो आधी से ज्यादा रस्में पूरी हो चुकी है। 2 घंटे में पहुंच जाएंगे हम घर और पहले होगा मेरी बहू का गृह प्रवेश और बन जाएगी वो गोपी की जेठानी। पंडित जी, सुपर फास्ट तरीके से मंत्र पढ़िए। किसी भी तरह से 1.5 घंटे में रस्में संपन्न हो जानी चाहिए। ये अपने कंपटीशन में तुम मुझे मेरे फेरों के मंत्र भी नहीं सुनने दे रही हो मम्मी। क्या फर्क पड़ता है कौन पहले गृह प्रवेश करके घर में जाए, रहना तो उसी घर में ना। और गोपी और गौतम के पहले ही निशा और प्रेम सत्तू निवास के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। जल्दी इस कलश को लात मार और अंदर आजा बहू। रुक जाओ मम्मी, गौतम को आने दो। भले हम अलग अलग कोख से पैदा हुए, पर हम एक ही वक्त जन्मे। हमारी शादी भी एक ही मुहूर्त पर हुई, तो गृह प्रवेश भी एक साथ हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा मम्मी। भले वो मेरा सगा भाई नहीं है, पर मेरे लिए मेरे जिगर का टुकड़ा है गौतम। तभी गौतम और गोपी भी वहां पहुंच जाते हैं। क्या फर्क पड़ता है प्रेम, पहले तू घर के अंदर जाए या मैं? चाची का माना है तो तू पहले चला जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और अपना दाया पैर आगे कर सबसे पहले निशा अपने ससुराल की दहलीज लांग कर अंदर आ जाती है और बन जाती है घर की जेठानी। अब तो हो गया मम्मी चाची, दोनों बहुओं का गृह प्रवेश हो गया ना। अब हम अपने अपने कमरे में जा सकते हैं कि नहीं? अरे ऐसे कैसे बेटा, तुम दोनों को आपस में कोई भी कमरा लेने में दिक्कत नहीं थी, इसलिए प्रेम ने छोटा कमरा ले लिया और तुमसे कुछ कहा भी नहीं। पर अब तुम दोनों की पत्नी आ गई है, उनकी भी तो मर्जी पूछी जाएगी। ओहदे में तुम बड़ी हो निशा, तो बताओ तुम्हें किस कमरे में जाना है? और ये पूछते हुए रंजू निशा को आंख मार देती है। ये हमेशा से छोटे कमरे में रह गए तो क्या हुआ, मुझे छोटा कमरा नहीं चाहिए, मुझे वो बड़ा वाला कमरा ही चाहिए मम्मी जी। ये हुई ना मेरी बहू वाली बात। ये देखकर कुछ याद आया कि नहीं कोकिला? जब मैं इस घर में आई थी, तूने भी आते ही पहले बड़ा कमरा चुन लिया था और फिर पूरी रात थकी होने के बावजूद भी मैं आराम नहीं कर पाई, क्योंकि सारी रात तो मेरी कमरे का सामान शिफ्ट करने में ही चली गई। हाँ, जैसे मैं तो सो ही गई थी। मेरे पति का भी तो कमरा बदला था, मैं भी तो पूरी रात शिफ्टिंग ही कर रही थी। रंजू और कोकिला बहस करती रहती है और दोनों ही जोड़े की पहली नाइट बर्बाद कर देती है। और पूरी रात गोपी और निशा अपने अपने पतियों के कमरे के सामान को इधर से उधर करती रह जाती है। इसी में सुबह के 5 बज जाते हैं। चलिए रूम में कमरा शिफ्ट हो गया है। 7 बजे तो उठने का वक्त हो जाएगा। चलो कोई नहीं, 2 घंटे तुमसे बात ही कर लेता हूँ। ये कहकर गौतम अपने कमरे में जाने को तैयार होता ही है कि वहाँ कोकिला आ जाती है। अरे वाह गोपी बहू, तू इतनी सवेरे उठ भी गई। इसी से समझ में आ जाता है कि बस घर में पहले आ जाने से कोई जेठानी नहीं बन जाता। बड़ी बहू के सारे गुण तो तुझ में है। तो कौन सा मेरी निशा अब तक सो रही है, वो भी उठकर खड़ी है? एक काम कर निशा, मेरे कमरे में आ जा। मैं तुझे एक अच्छी सी भारी साड़ी और कुछ गहने दे देती हूँ। आज मुंह दिखाए के वक्त सभी के सामने तू वही पहन कर आना। लगना चाहिए तू घर की बड़ी बहू है। रंजू और कोकिला अपने बीच की जंग को यलगार दे देती है और कुछ घंटे बाद पड़ोस की औरतें दोनों बहुओं की मुंह दिखाए के लिए सत्तू निवास पहुंच जाती है, जहां एक तरफ से गोपी सबके सामने चेहरा ढक कर आती है, दूसरी तरफ से निशा। अब सब एक एक करके दोनों बहुओं का घूंघट हटाकर उनका चेहरा देखकर बताओ कि ज्यादा सुंदर बहू किसकी आई है, मेरी या रंजू की। सबसे पहले विमला दोनों बहुओं का चेहरा देखती है और देखते ही कहती है, लगता है देवकी काकी सारे गहने रंजू को ही देकर चली गई। खानदानी हार तो बड़ी बहू के गले में है, लगता है गोपी को कुछ मिला ही नहीं। क्या मैंने तुझे 4-4 तोले के सोने के नेकलेस निकाल कर दिए थे, वो क्यों नहीं पहने तूने गोपी? मुझे लगा वो आउटडेटेड लगेंगे मम्मी जी। ये सुनते ही कोकिला गोपी का हाथ पकड़कर उसे अपने कमरे में ले जाती है और उसे किसी मूर्ति की तरह गहनों से लाद कर बाहर सबके सामने ले आती है।
अब तो निशा फीकी पड़ गई गोपी के सामने। ए निशा, अंदर चल। रंजू और गहने निकालकर निशा को पहना देती है और इसी तरह हर वक्त दोनों बहुओं के बीच कंपटीशन चलता ही रहता है। इसी तरह 2 महीने निकल जाते हैं और एक सुबह गोपी अपना सर पकड़े अपने कमरे से बाहर आती है। अरे क्या हुआ बहू, अचानक तेरे सर में दर्द कैसे होने लगा? लगता है किसी की बुरी नजर तुझ पर पड़ गई है। वैसे भी यहाँ नजर लगाने का ही लोग बैठे हुए हैं। नहीं मम्मी जी, पता नहीं कल से बहुत चक्कर आ रहे हैं। रात को 2 बार उल्टी भी की मैंने। क्या आज ही सुनते हो? हे भगवान, बहू तूने आज मुझे इतनी बड़ी खुशी दे दी। सारे नौकरों में मिठाइयाँ बंटवाओ, ढोल बजवाओ, सबको पता लगना चाहिए कि कोकिला का वारिस आने वाला है। ए देख लिया रंजू, सिर्फ जेठानी बनने से नहीं होता, घर में सबसे पहले खुशी खबर भी देनी पड़ती है, जो मेरी बहू ने दे दी। तो ठीक है ना, बहुत सारे बच्चे 8 महीने में भी हो जाते हैं। भले मेरी बहू लेट से प्रेग्नेंट होगी, पर उसका बच्चा तेरे पोते से पहले आएगा। अभी से अपनी उंगलियों पर 15 दिन जोड़ ले। 2 हफ्ते पार होते होते मेरी बहू भी तुझे गुड न्यूज़ दे देगी। क्यों दे देगी ना निशा? 15 दिन ज्यादा नहीं बोल दिया मम्मी जी? मैंने तो 1 दिन का ही सोचा था। और हमेशा अपनी सास के सामने अच्छी बनने के लिए निशा एक प्रेगनेंसी किट मंगवाती है और उसमें लाल पेन से मार्क कर देती है। अगली सुबह, मम्मी जी मैं माँ बनने वाली हूँ, देखिए। ले देख ले कोकिला। मुझे तो एसिडिटी हुई थी और ये निशा भाभी तो सच में प्रेग्नेंट है। अगर मम्मी जी को पता चल गया कि मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ तो न जाने क्या होगा। मुझे अब इस झूठ को सच की तरह दिखाना पड़ेगा। लीजिए मम्मी जी, चाची जी की बहू मेरे प्रेग्नेंट होने के 1 दिन बाद प्रेग्नेंट हुई है, पर चाची जी की खुशी तो देखो। अरे भाई, बच्चा तो पहले मुझे ही होगा, आप क्यों खुशी मना रही है चाची जी? तो आज ही मुझसे लिखवा ले, पहले मेरी ही बहू की डिलीवरी होगी, और अगर ऐसा नहीं हुआ तो मैं इस घर को छोड़कर चली जाऊंगी। क्या बला को मोल रही हो मम्मी जी? ऐसा तो होने वाला ही नहीं है, क्योंकि मैं तो प्रेग्नेंट हुई नहीं। और अगले ही पल से रंजू अपनी बहू को वो सारी चीजें खिलाने लगती है जिससे उसकी डिलीवरी और जल्दी और आराम से हो जाए। ले बहू, ये साबुत अनाज खा, इससे तेरी डिलीवरी और सही से होगी। ऑपरेशन करके कटवाने छटवाने का कोई झंझट नहीं होगा। और ये ले गुंद के लड्डू, इससे शरीर मजबूत बना रहेगा। दूध मलाई खा बहू, तुझे निशा से पहले बच्चे को जन्म देना है। जो 1 दिन में प्रेग्नेंट हो सकती है, वो 8 महीने में डिलीवरी भी कर सकती है। दूध? मुझे लैक्टिक एसिड से एलर्जी है मम्मी जी। लैक्टिक क्या, इलेक्ट्रिक बायो इलेक्ट्रिक मत कर बहू, तुझे एक मोटे ताजे बच्चे को जन्म देना है बस। और दोनों सास इस होड़ में लग जाती है कि उसकी बहू की डिलीवरी पहले कैसे हो। माँ से पूछती हूँ, उन्होंने मेरी डिलीवरी नॉर्मल करवाई थी, उन्हें पता होगा कि कैसे बच्चा वक्त से पहले हो सकता है। और कोकिला फौरन अपनी माँ को फोन लगाती है, जहाँ उसकी माँ उसे कहती है कि सीढ़ियाँ चढ़ने उतरने से बच्चा जल्दी हो जाता है। और ये सुनते ही कोकिला गोपी के पास भागती हुई जाती है। अरे ये क्या बिस्तर पर पड़ी हुई है बहू तू, इस तरह से बच्चा नहीं होने वाला। चल जल्दी जल्दी उठ और मेरे साथ आ जा। जो औरत पेट से मम्मी जी, वो जितना आराम करेगी बच्चा उतना स्वस्थ होगा ना। अरे पर वो जल्दी भी तो होना चाहिए ना, उसके लिए तुझे सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी पड़ेगी, वो भी जितनी बार हो सके। हाँ चल आजा। और कोकिला अपने हाथ में छड़ी लेकर खड़ी हो जाती है और गोपी को कभी सीढ़ियों से ऊपर चढ़वाती तो कभी नीचे उतरवाती। और ये रंजू देख लेती है। मतलब चलने से बच्चा ज्यादा जल्दी होता है। और क्या था, रंजू जिम इक्विपमेंट वालों को फोन करके अपने घर में एक ट्रेडमिल मंगवा लेती है और जिम के कपड़े पहनाकर अपनी बहू को ट्रेडमिल पर दौड़वाने लगती है। मम्मी जी धीरे, ऐसे तो पहले ही महीने में मेरी डिलीवरी हो जाएगी। जरा धीरे मम्मी जी, आपने स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ा दी है। जितनी ज्यादा स्पीड उतनी जल्दी बच्चा आएगा बहू। पैरों को अच्छे से स्ट्रेच कर बहू, इससे आसानी से बच्चा जल्दी होगा, मैंने रील्स में देखा है। अपने दोनों पैरों को कंधे पर क्यों नहीं चढ़ा पा रही है बहू? अरे ऐसे कैसे होगा बच्चा तुझे जल्दी? हाँ? रात को जब भी प्रेम और गौतम घर लौटते, उन्हें अपनी बीवियां कभी उठी हुई मिलती नहीं थी, क्योंकि अपनी सास के चक्कर में वो दोनों थक हार के सो जाया करती थी। और अब प्रेगनेंसी की न्यूज़ मिलने के बाद तो दोनों सासें अपनी बहू को अपने पास ही सुलाने लगी थी। पहले तो सब ठीक चल रहा था, फिर एक रात गौतम और प्रेम घर लौटते ही नहीं। सभी उनका बहुत इंतजार करते हैं, ऑफिस में भी फोन करते हैं, पर पता चलता है कि वो दोनों तो आज ऑफिस आए ही नहीं।
मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मैं तो जा रही हूँ FIR करने। मैं भी चलती हूँ। रंजू तू घर संभाल। बहुत खोजबीन के बाद भी प्रेम और गौतम नहीं मिलते और 2 दिन बाद दोनों अपने घर लौटते हैं। उन्हें देखते ही सभी उनके गले लग जाते हैं। कहाँ गए थे तुम दोनों? ये क्या हरकत है? हम सब कितना घबरा गए थे। बताना तो चाहिए था। तुम दोनों का फोन भी बंद था। घर में प्रेग्नेंट बीवी है, उसका तो लिहाज रखते हैं। तो घर आकर हम कर भी क्या लेते बड़ी माँ, क्या फायदा? आप और मम्मी तो समझने का नाम ही नहीं ले रही थी। और किस बच्चे के पीछे आप दोनों भाग रही हो जो बच्चा है ही नहीं? शादी के बाद जब हम दोनों अपनी पत्नियों से ठीक से मिले ही नहीं तो बच्चा कहाँ से होगा? वो आई एम सॉरी मम्मी जी, आपके डर से मैंने झूठ बोल दिया था। मुझे ना एसिडिटी हुई थी। मैं भी मजबूर थी मम्मी जी। आप लोग हमारे लिए पत्नियां नहीं, अपने लिए बहू लेकर आई थी, जिससे आप एक दूसरे को नीचा दिखा सके। तो हम दोनों का इस घर में काम ही क्या है? ये सुनते ही कोकिला और रंजू की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उन दोनों को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। रंजू, वो तेरे पास एरोप्लेन बुक करने वाले का नंबर है ना? उससे 4 टिकट बुक करवा दे। हमारे दोनों बेटे हनीमून पर जाएंगे। बाय बाय। ये लोग तो चले गए, पर एक बात बताऊं भाभी, आपकी साड़ी मेरी साड़ी के आगे फीकी ही है। अरे फीकी होगी तो? माया अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार करती है और उन्हें अच्छी परवरिश देती है। मीरा, जो कि माया की इकलौती बेटी है, बचपन से ही भोली भाली और सीधी है। एक रोज माया शिवम और विवेक से कहती है, बच्चों, तुम दोनों को तो पता ही है कि तुम्हारी बहन बहुत सीधी सादी और भोली भाली है। उसे दुनियादारी की कोई समझ नहीं है, इसीलिए उसकी शादी करने में खतरा है। मुझे डर है कि कहीं उसकी शादी के बाद उसके ससुराल वाले उसका फ़ायदा ना उठाए। ऐसा भी हो सकता है कि उससे ब्लैकमेल करके हमसे मोटी रकम ऐंठने की कोशिश भी करे। माँ, आप ये क्या कह रही हैं? अरे यही कि अब तुम दोनों को अपनी बहन को संभालना होगा आगे, क्योंकि उसकी शादी मैं नहीं करने वाली। माँ, ये भी बोलने वाली बात है क्या? हम है ना, हम हमेशा उसके साथ रहेंगे। बेटा, बस मुझे यही चिंता सताती है कि मेरे मरने के बाद मीरा का क्या होगा। लोग उसका कहीं फ़ायदा ना उठाए। माँ, तुम फिक्र मत करो, हम मीरा को देख लेंगे। ठीक है बेटा, अब ना मैं तुम दोनों की शादी कर देती हूँ। जैसा तुम्हें सही लगे माँ। माया अपने दोनों बेटों के लिए लड़कियां देखने लगती है। माँ, कितना अच्छा होगा ना जब मेरी दोनों भाभियां भी मेरे साथ इस घर में रहेंगी। हाँ बेटा, लेकिन कोई अच्छी लड़की मिल जाए तब तो। इधर एक साथ माया के दोनों बेटों के लिए रिश्ता आ जाता है। राशि और अनु दोनों के परिवार वाले एक साथ ही माया के घर पहुंचते हैं। आप दोनों एक साथ आए, सब भगवान की कृपा है। मैं इतने दिनों से अच्छी लड़कियों की तलाश कर रही हूँ, लेकिन आप लोगों को तो पता है ना कि अच्छी लड़कियां मिलती कहाँ है। जी जी बहन जी, मैंने विवेक की तस्वीर जैसे ही देखी, मुझे तो विवेक भैया एक नज़र में पसंद आ गया, इसलिए मैंने शिवम की तस्वीर अपनी भांजी के लिए भिजवा दी थी। अच्छा, तो दोनों लड़कियां एक ही घर की हैं? एक मेरी बेटी है और दूसरी मेरी भांजी है। दोनों बेटियां एक ही घर में रहेगी, उससे हमें भी सुकून रहेगा और दोनों मिलकर आपके घर को संभाल भी लेंगी। हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। बच्चे आपस में मिलकर एक दूसरे को पसंद कर ले तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ठीक है, तो ये तय रहा, कल बच्चों को मिलवा देते हैं। अगले दिन राशि विवेक से और अनु शिवम से मिलती है। दोनों जोड़े आपस में बात करते हैं और एक दूसरे को पसंद कर लेते हैं। माया दोनों जोड़ों की शादी तय कर देती है और उन चारों की शादी हो जाती है। फिर अनु और राशि दोनों कजिन बहनें माया के घर बहू बनकर आ जाती हैं। दोनों भाभियों की गृह प्रवेश के समय मीरा कहती है, अब मेरी दोनों भाभी आ गई हैं, अब तो मैं और भी आराम से रहूंगी। आओ आओ भाभी, अंदर आओ। दोनों घर में आ जाती है। मीरा को देखकर अनु और राशि को अजीब सा लगता है और मीरा दोनों की आंखों में खटकने लगती है। मीरा राशि के कमरे में जाकर बैठ जाती है। मीरा को देखकर राशि का दिमाग गर्म हो जाता है और वो विवेक से कहती है, इसे इतनी भी समझ नहीं है, ये इस वक्त हमारे कमरे में आ गई। अरे यार, मीरा को कुछ समझ नहीं है, वो बच्ची है, मैं उसे अभी समझाकर बाहर भेज देता हूँ।
भाभी चलो ना, हम सब लूडो खेलते हैं। मीरा, भाभी अभी थकी है ना, उसे सोने दो। कल तुम्हारा जितना मन होगा उतना खेलना। अभी तुम भी जाकर सो जाओ, चलो। ठीक है भैया। अगले दिन सुबह मीरा अनु के कमरे में चली जाती है। मेरे कमरे का पंखा खराब हो गया है, मैं यहीं सोऊंगी। क्या बोले जा रही हो तुम? ये मेरा कमरा है, चलो निकलो मेरे कमरे से। नहीं, मैं यहीं रहूंगी, ये मेरे भैया का रूम है। अनु, तुम क्या बच्चों की तरह इससे बहस कर रही हो? ये बच्ची है, मैं बात करता हूँ ना इससे। शिवम मीरा को समझाते हुए प्यार से कहता है। मीरा, भाभी अभी अभी आई है ना, तो उसे आराम से रहने दो। चलो हम दोनों माँ के कमरे में चलते हैं। शिवम मीरा को लेकर माया के कमरे में चला जाता है। इधर अनु और राशि आपस में बातें करती हैं और एक दूसरे से कहती हैं, पता है वो मीरा ना रात को मेरे कमरे में चली आई। अरे यार, सुबह मेरे कमरे में चली आई, इस तरह नहीं चलेगा। इस मीरा को ना सबक सिखाना होगा। अगर मीरा भोली है तो उसकी भाभियां चालाक है। अब देखो इस भोली को मैं कैसे गोली सिखाती हूँ। राशि और अनु रसोई में जाती है। मीरा वहां आकर कहती है, भाभी, भाभी क्या बनाओगी आज खाने में? मुझे ना बहुत जोरों की भूख लग रही है। मेरी प्यारी भोली ननद जी, आपको जो खाना होगा हम वही बनाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको भी कुछ करना होगा। क्या करना होगा भाभी? आपको ना बस पूरे घर में झाड़ू लगाना होगा। ठीक है, मैं कर देती हूँ, लेकिन मुझे ना चाउमीन पसंद है, आज मैं वही खाऊंगी। ठीक है, आप अपना काम करो और मैं अपना, लेकिन ये बात किसी से नहीं कहना, हाँ। राशि और अनु नाश्ता बनाने में लग जाती है और बेचारी मीरा पूरे घर में झाड़ू मारती है। अनु राशि से कहती है, दीदी क्या तुम सही में चाउमीन बनाओगी? पागल है क्या तू? पूरा दिन आज उससे काम करवाऊंगी और फिर एक टाइम खाना दूंगी। राशि और अनु नाश्ता बनाकर परोसती हैं। सभी खाने लगते हैं। माया मीरा को बुलाती है। मीरा, तो भी हम सबके साथ आजा बेटा, नाश्ता करने। आ जाओ मीरा। मीरा हाथ में झाड़ू लिए वहां आती है। मीरा के हाथ में झाड़ू देखकर दोनों भाइयों और माया के होश उड़ जाते हैं। विवेक माया के हाथ से झाड़ू फेंक कर कहता है, ये सब क्या कर रही हो तुम? ये सब तुम्हारे लिए नहीं है, चलो छोड़ो, हमारे साथ आकर बैठो। और ये काम करने के लिए तुमसे किसने कहा? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मीरा खाने की प्लेट देखती है, उसमें चाउमीन नहीं था। फिर वो अपनी भाभीयों की ओर देखते हुए कहती है, मुझे किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं खाना नहीं खाऊंगी, मुझे चाउमीन ही खाना है। इतना बोलकर मीरा भागकर छत पर चली जाती है। थोड़ी देर में ठीक हो जाएगी। अरे सुबह सुबह चाउमीन खाने से तबीयत खराब हो जाती है। थोड़ी देर के बाद अनु और राशि चुपचाप मीरा के पास जाकर कहती हैं, नाना जी, चाउमीन की पैकेट ही नहीं थी, मैं कैसे बनाती? इन लोगों से मंगवाती तो इन्हें हमारे सीक्रेट का पता चल जाता ना। अभी मैं बाजार जाकर लेकर आती हूँ और आपको बनाकर खिलाती हूँ। आप दोनों ना बहुत अच्छी हो। तब तक आप पोछा भी लगा लीजिए पूरे घर में। मीरा पूरे घर में झाड़ू पोछा करती है और राशि दोपहर के 4 बजे चाउमीन बनाकर मीरा को देती है। मीरा काम करके इतनी थक जाती है कि वो बस थोड़ा सा ही खा पाती है और सो जाती है। थोड़ी देर बाद शाम को दोनों भाई घर लौट कर आते हैं और देखते हैं कि मीरा तो सो रही है। उन्हें कुछ समझ में नहीं आता। रात को खाने की टेबल पर माया कहती है, बहू आज पूरा दिन मीरा दिखी नहीं, उसने खाना खाया या नहीं? मम्मी जी, अब मीरा की चिंता आप छोड़ दीजिए, हम है ना उसे देखने के लिए। हमने अपनी भोली ननद जी के लिए उनकी पसंद का चाउमीन बनाया, उन्होंने बहुत शौक से खाया और फिर सो गई। अच्छा तब ठीक है। बहू मैं ना 1 हफ्ते के लिए अपने मायके जा रही हूँ, तुम दोनों मीरा का अच्छे से ख्याल रखना। हाँ हाँ मम्मी जी, आप निश्चिंत रहो, हम देख लेंगे मीरा को। अगले दिन माया चली जाती है और विवेक और शिवम दोनों भी अपने काम पर चले जाते हैं। फिर से राशि और अनु मीरा से पूरे घर में झाड़ू पोछा लगवाती है और कहती है, ननद जी आपके लिए चाउमीन रखी है, चलिए खा लीजिए और फिर हमारे कपड़े धो दीजिए। ठीक है भाभी, चाउमीन मुझे बहुत पसंद है, ये मेरी फेवरेट है। आप मुझे रोज चाउमीन दोगी ना तो मैं रोज सारे काम कर दूंगी। और याद रखिएगा ननद जी, ये बात आपके भाइयों और मम्मी जी को पता नहीं चलनी चाहिए, नहीं तो मैं कह दूंगी कि आप झूठ बोल रही हैं, फिर सब मिलकर आपको इस घर से निकाल देंगे, है ना? नहीं नहीं,
मैं कुछ नहीं कहूंगी किसी से। अब राशि और अनु धीरे धीरे सारा काम मीरा से करवाने लगती है। इसी तरह एक हफ्ता बीत जाता है और माया मायके से लौट आती है। इतने दिनों से एक टाइम खाना खाकर और इतना काम करने के बाद मीरा की तबीयत खराब हो जाती है और उसी दिन नाश्ते के टेबल पर उसे चक्कर आ जाता है। क्या हुआ मीरा? माँ, इसका बदन तो जल रहा है। विवेक और शिवम मिलकर मीरा को तुरंत कमरे में ले जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर मीरा को चेक करके कहता है, अपनी क्षमता से ज्यादा काम करने से और भूखे रहने के कारण ये सब हुआ है। थोड़े दिन आराम करने से ये सब ठीक हो जाएगा। डॉक्टर दवाइयाँ देकर चला जाता है और ये सब सुनकर शिवम और विवेक का दिमाग खराब हो जाता है और दोनों अपनी अपनी बेवियों पर हल्ला करते हैं। हमने कुछ नहीं किया, चाहे तो आप ननद जी से पूछ लीजिए। मीरा के उठने के बाद माया उससे पूछती है, लेकिन वो कुछ नहीं बताती और कहती है, माँ, भाभीयों ने कुछ नहीं किया, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगले दिन वापस से मीरा घर के काम में लग जाती है, पर अब माया अपनी पूरी नज़र दोनों बहुओं पर रखती है। जैसे ही राशि और अनु चाउमीन बनाकर मीरा के पास जाती है, माया उनका पीछा करती है। ननद जी, आप बहुत अच्छी हैं। इसी तरह से किसी से कुछ मत बताइएगा, हाँ? और हम इसी तरह आपको रोज चाउमीन खिलाते रहेंगे, है ना? ये सुनकर माया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोती हुई शिवम और विवेक को घर बुलाकर सब दिखा देती है। अपनी आंखों से ये सब कुछ देखकर शिवम और विवेक के तो होश ही उड़ जाते हैं। शिवम चिल्लाकर कहता है, अब बस मेरी बहन का फायदा उठाना बंद करो। मीरा, तू डर मत, तेरे भाई कभी तुझे कहीं नहीं निकालेंगे। ये तेरी चालाक भाभियां तेरे भोलेपन का फायदा उठा रही है। चालाकियां ज्यादा दिनों तक नहीं चलती और सही आदमी के साथ की गई चालाकियां एक दिन बर्बादियों के सारे द्वार खोल देती है। मीरा रोते हुए माया के गले लग जाती है। विवेक और शिवम अनु और राशि को अपने घर और अपनी जिंदगी से हमेशा के लिए निकाल देते हैं। कामिनी अपने आप को बहुत समझदार समझती थी। वो हर चीज की बहुत ज्यादा जांच पड़ताल करती थी, पर इसी के कारण वो बहुत ज्यादा सोचती भी थी और हमेशा कंफ्यूज्ड ही रहती थी। एक दिन उसकी सास कांता उसे बाजार से सब्जी लाने को बोलती है। सुनो कामिनी, सब्जी इतनी लाना कि बर्बाद ना हो। अब कामिनी मार्केट में खुद से ही बात कर रही थी। अगर मैं 2 गाजर लूंगी तो एक ही इंसान की सब्जी बनेगी, और हम लोग के घर में है 5 लोग, तो इस हिसाब से 10 गाजर ले लेती हूँ। पर अगर हम में से किसी एक ने सब्जी नहीं खाई तो बर्बाद हो जाएगी ना, क्या करूँ? सोचते सोचते वो एक गाजर खा जाती है। उसे वहाँ खड़े खड़े आधा घंटा हो जाता है, पर वो ये डिसाइड ही नहीं कर पाती कि कितनी गाजर ले। अरे मैडम, क्या लेना है आपको? इतनी देर से खड़ी हैं आप। हाँ भैया, बस बता रही हूँ। एक्चुअली ना समझ में नहीं आ रहा, गाजर 8 लूं या 10? अरे मैडम, आधा किलो ले लो ना। आधा किलो में 5 लोग खा लेंगे। अरे मैडम, मुझे क्या पता आपके घर में कौन क्या खाता है, आप अपने हिसाब से ले लो ना। उधर घर पर कांता उसका इंतजार कर रही होती है। अरे ये कामिनी कहाँ रह गई? खाने का टाइम हो रहा है और ये अभी तक आई ही नहीं। अरे सुमन, जरा फोन तो लगा भाभी को। हेलो भाभी, ले ली क्या सारी सब्जी? खाने का टाइम हो रहा है। अरे अभी कहाँ ली सब्जी, समझ में नहीं आ रहा कि गाजर 8 लूं या 10 है। क्या मतलब अभी तक सब्जी नहीं खरीदी आपने? अरे अभी तो गाजर में ही कंफ्यूज्ड हूँ। अच्छा आप बताओ ना, कितनी लूं? अरे भाभी, एक अंदाजे से ले आओ ना, आपको तो 3 घंटे हो गए हैं मार्केट गए हुए। थोड़ी देर में कामिनी घर आती है। आ गई, चल अब जल्दी से खाना बना। पर मैं तो सिर्फ गाजर ही लाई हूँ, वो ही बना लूं ना? है? इतनी देर में तू सिर्फ गाजर लेकर आई? मुझे वो ना समझ में नहीं आ रहा था कि गाजर कितनी लूं, इसमें ही सारा टाइम निकल गया। फिर सुमन दीदी ने बोला कि आप इंतजार कर रही हो, तो मैं आ गई। सुमन और कांता अपना सर पकड़ लेती हैं। दोपहर के खाने में सब गाजर से बनी हुई चीजें ही खाते हैं। कमरे में सुमन और कांता बात कर रहे थे। ये भाभी कितनी कंफ्यूज्ड रहती है, एक काम करने में घंटों लगा देती है, पता नहीं इनका आगे क्या होगा। ये कहकर दोनों हंसते लगते हैं। एक दिन कामिनी बहुत खुश होते हुए अपनी सास के पास आती है। माँ जी, मेरे भाई की शादी की तारीख निकल गई है, बस कुछ ही दिन में उसकी शादी है। मुझे ना बहुत शॉपिंग करनी होगी। सुमन दीदी, आप चलना ना मेरे साथ शॉपिंग पर, ठीक है? हाँ हाँ बिल्कुल चलूंगी भाभी।
उसके जाने के बाद सुमन अपनी माँ से कहती है, माँ मैं तो पागल ही हो जाऊंगी इसके साथ, कभी कुछ बोलेंगी कभी कुछ। ऐसा करना, तू बस इसकी हाँ में हाँ मिला देना, और अगर इसको कुछ सलाह दी ना फिर तो यह तुझे पागल ही कर देगी। अगले दिन से कामिनी की शॉपिंग चालू हो जाती है। कपड़े, गहने, जूते, चप्पल वो सब खरीदना चाहती है। सबसे पहले वो एक लहंगे की दुकान पर जाते हैं। हाँ भैया, कोई बहुत सुंदर लहंगा दिखाइए ना। दुकान वाला एक से एक लहंगे दिखाने लगता है, लाल, नीला, पीला, हरा, पर कामिनी कोई भी ले ही नहीं पा रही थी। सुमन दीदी, भाई की शादी अक्टूबर में है, उस समय ठंड होगी या गर्मी? अगर ठंड होगी तो हैवी वर्क वाला ले लूं लहंगा, जिससे ठंड भी ना लगे, और गर्मी होगी तो लाइट वेट वाला ले लूं। अरे भाभी, अक्टूबर में तो सुहाना मौसम होता है, कुछ भी हल्का सा ले लो। नहीं ना नहीं, मुझे लगता है ठंड होगी, भारी वाला ही लेती हूँ, मोटे कपड़े का। अच्छा भैया आप बताइए, आप तो दुकान लेकर बैठे हैं, आपके पास तो बहुत सारे कस्टमर आते होंगे ना? हाँ हाँ बिल्कुल आते हैं मैडम, ये जो आपके साथ है ना वो सही कह रही है, सुहाना मौसम होगा, आप कुछ भी हल्का सा ले लीजिए। अच्छा ऐसा करो, कुछ दिखाओ भैया हल्का सुंदर सा। वो पहले वाले सारे लहंगे हटाकर दूसरे दिखाता है। कामिनी सारे पहन पहन कर देखती है। उन्हें बैठे बैठे घंटों हो जाते हैं, पर अभी तक कामिनी एक भी लहंगा नहीं ले पाती। नहीं भैया, ये तो अच्छे नहीं लग रहे, आप भारी वाला दिखाइए ना। भाभी अब कल आ जाए, मुझे भूख लग रही है। अरे बस दीदी, थोड़ी देर और। दुकानदार भारी लहंगे दिखाने लगता है। कामिनी को एक बैंगनी रंग का लहंगा अच्छा लगता है। भाभी ये ज्यादा डार्क लग रहा है। पर मुझे तो यही अच्छा लग रहा है, मैं ट्राई करके आती हूँ। हाँ, इधर सुमन की भूख से हालत खराब हो रही थी। अच्छा भाभी आप पहन कर देख लो, तब तक मैं कुछ खाने को ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, बताओगी तो तुम ही ना कि कैसा लग रहा है। सुमन मन ही मन सोचती है, बताई तो सही इतनी चीजें, आपने मानी कहाँ? मैं अभी भी बोलूंगी तो आप नहीं मानने वाली। इस रंग के लिए मना किया था मैंने, फिर भी आपने वही लिया पहनने के लिए। कामिनी सुमन को वहां से हिलने ही नहीं देती। थोड़ी देर में वो बैंगनी रंग का लहंगा पहनकर आती है। सुमन को वो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो सोच लेती है कि अब अगर कामिनी उससे पूछेगी कि कैसा लग रहा है तो वो अच्छा ही बोलेगी, क्योंकि वो वहां बैठे बैठे परेशान हो चुकी थी। अच्छा लग रहा है ना ये? हाँ हाँ भाभी, बहुत सुंदर। चलिए अब घर चलते हैं। हाँ, बिल पे करके वो लोग वहां से चले जाते हैं। लगता है आज तो पूरा बाजार ही खरीद लाए हो दोनों, कम से कम 6-7 घंटों के बाद लौट रहे हो दोनों। ये सुनते ही सुमन मुंह दबाकर हंसने लगती है। हाँ हाँ जरूर। आइए ना, आप भी हमारी शॉपिंग देखिए। है, ये तो एक ही बैग है, बाकी गाड़ी में है क्या? नहीं माँ जी, ये एक ही बैग है और कुछ नहीं है। क्या मतलब? इतने घंटों में कुछ नहीं खरीदा तुमने? अरे माँ जी ये देखिए तो, कितना सुंदर लहंगा है ना सुंदर? सुमन और कांता एक दूसरे को देखने लगते हैं। बैंगनी रंग का लहंगा बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था, पर वो सब उसकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। रात को कामिनी का पति सुरेश आता है। कामिनी उसे भी खुशी खुशी लहंगा दिखाती है। अरे ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ना? हाँ मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा, कुछ ज्यादा ही गहरा कलर है ना। ये सुनकर सुमन और कांता चौंक जाते हैं कि कितना सोचने के बाद ये लेकर आई और अब उसे ये अच्छा नहीं लग रहा। दीदी आप वापस चलोगे ना कल मेरे साथ? अरे नहीं भैया, अब आप ना अपने पति देव को ही ले जाना। अगले दिन कामिनी फिर उसी दुकान पर जाती है और दूसरा लहंगा लाती है। बेचारा मेरा भाई सर पकड़ कर बैठा होगा। ये कहकर वो हंसने लगती है। थोड़ी देर में कामिनी और सुरेश वापस आ जाते हैं और कामिनी वही हल्के रंग का लहंगा लाती है जो सुमन ने उसको सबसे पहले लेने के लिए कहा था। चलो लहंगा तो हो गया, बस अब ज्वेलरी बची है। सुरेश कल तुम चलना मेरे साथ, हम नेकलेस ले लेंगे। हाँ ठीक है चलेंगे। बहू ऐसा करना ना कि मेरा नेकलेस पहन लेना। नहीं माँ जी, मैं तो नया ही लूंगी। हाँ। अगले दिन कामिनी फिर मार्केट पहुंच जाती है। वो तरह तरह के नेकलेस देखने लगती है, कभी हीरे का कभी सोने का। समझ में नहीं आ रहा हीरे का लूं या सोने का। ऐसा करो ना कि माँ से ही वीडियो कॉल पर पूछ लो। वो घर पर वीडियो कॉल लगाती है। अरे सोने का ही ले लो बेटा, वो आगे भी काम आता है। पर माँ जी मुझे ना हीरे का अच्छा लग रहा है। तो फिर हीरे का ले लो। पर माँ जी ये भी ना सोने का ही बोल रहे हैं। हे भगवान, तो फिर सोने का ले लो ना। माँ जी मुझे ना कुछ समझ में नहीं आ रहा।
चलिए देखती हूँ कौन सा लेना है। भाई कामिनी जल्दी करो, और काम भी तो है, मुझे ऑफिस का काम भी करना है। हाँ हाँ बस देख रही हूँ ना। ये कहते कहते वो सोने और हीरे का हार छोड़कर पन्ने के हार की कीमत पूछने लगती है। अरे भाई तुम बस करो, इन दोनों में से ही कुछ डिसाइड कर लो। हाँ ना सोचती हूँ। थोड़ी देर में वो लोग हार लेकर घर पहुंचते हैं। दिखा दिखा क्या लेकर आए। हाँ हाँ भाई दिखाओ कौन सा नेकलेस सिलेक्ट किया। तभी कामिनी हीरे के हार का डब्बा निकालती है। अरे मैंने इतना कहा था कि सोने का लाना, फिर भी हीरे का ले आई। वो धीरे से दूसरा डब्बा भी सरका देती है। हैं इसमें क्या है। सुमन उसे खोलती है तो उसमें सोने का हार होता है। वो दोनों अपना सर पकड़ लेती है। भाई कामिनी, तुम खुद तो इतना कंफ्यूज्ड रहती हो, दूसरे को भी पागल कर देती हो, और आखिर में वही करती हो जो तुमने सोच रखा होता है। भैया भगवान बचाए तुम्हारे साथ शॉपिंग जाने से तो। ये बात सुनकर सब हंसने लगते हैं।